हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस वक्त हमारे चैनल पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस के लिए। काफ़ी सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेशो से वस्त्र तक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फाइबर टू फैब्रिक। इंपॉर्टेंट है, सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हाईलाइटेड नोट से बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही हम डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इसमें पूछा जा सकता है कि जो रेशे होते हैं वो आप किस किस से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो रेशे होते हैं, फाइबर जिनको कहा जाता है, पौधों से मिलते हैं और जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, तो एनिमल फाइबर भी होते हैं और आपके जो है जो प्लांट फाइबर है वो भी होता है। देखिए, इस चैप्टर में हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो हम करेंगे एनिमल फाइबर्स की, या जंतुओं से जो रेशे हमको मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बात हम अभी ऊन की करने वाले हैं। यहाँ पे ऊन के जो रेशे होते हैं, फाइबर है, भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त होते हैं। रेशम के फाइबर जो रेशम के कीड़े से मिलते हैं, कोकून से मिलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी हमको जो डिस्कस करना है वो हमको करना है ऊन के बारे में, फिर हम रेशम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली ऊन और रेशम के बारे में ही डिस्कस करना है। तो चलिए ऊन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊन हमको कैसे कैसे मिलती है, और इससे क्वेश्चन पूछे गया है सीटेट दिसंबर 2019 में, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, भेड़, बकरी और याक कुछ ऐसे जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे किससे ऊन मिलती है। तो भेड़ से मिलती है, बकरी से मिलती है, याक से मिलती है, इनफैक्ट ऊँट से भी मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड, आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि जो आपकी भेड़ है ये पूरी तरीके से बालों से ढकी हुई होती है। तो इसका क्या रीज़न है, तो ये भी पूछा जाता है। इसका ये रीज़न है कि बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब इंसुलेटर होती है बेसिकली हीट की। तो क्या होता है कि जब इंसुलेटर होती है, कुचालक होती है, तो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है एयर की वजह से, क्योंकि एयर उसको बाहर नहीं जाने देती, अपने अंदर से कंडक्ट नहीं कर पाती है। तो ये उसका रीज़न है कि जो बाल होते हैं भेड़ के ऊपर, बकरी के ऊपर काफ़ी जमा होते हैं, तो उनको गर्म रखने में मदद करना है। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है जो हमारी भेड़ें होती हैं उस पर कितने तरह के बाल मिलते हैं। तो दो तरह के बाल मिलते हैं, दाढ़ी के जैसे रूखे बाल मिलते हैं उनके ऊपर, और मुलायम बाल मिलते हैं। ठीक है, अब जो ऊन बनाई जाती है बेसिकली वो मुलायम बालों से बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन से तरह के बाल जो है ऊन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो त्वचा के निकट उपस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल ऊन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। चलिए, अब देखिए क्या होता है। हमने बोला कि मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम ऐसी भेड़ों को जन्म देने की कोशिश करते हैं जिनको स्पेशली उनमें जो है तंतु रूपी मुलायम बाल उत्पन्न हो। तो इस प्रोसेस को जब आप इस तरह का सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन कराते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में वर्णात्मक प्रजनन या सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन, अगर हम इंग्लिश में बोले तो। ये छोटे छोटे टर्म हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के अब हम बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाजार में सामान्य रूप से जो ऊन मिलती है वो भेड़ की मिलती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये सब क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो याक की ऊन है वो मिलती है तिब्बत और लद्दाख में। और बाजार रूप में सामान्य रूप से जो ऊन होती है वो भेड़ की उपलब्ध होती है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि बकरी के बालों से भी हमको ऊन प्राप्त मिलती है, और अंगोरा ऊन और अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सीटेट 2019 में पूछा गया है कि जो अंगोरा की ऊन होती है वो किस तरह की बकरियों से मिलती है। तो वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से मिलती है। जबकि अंगोरा ऊन, अगर आपने ये स्टडी नहीं करा चैप्टर, तो आप ऊन का नाम देखते ही भेड़ को आंसर लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ भेड़ ही नहीं है जिससे ऊन मिलती है। तो अंगोरा वाली ऊन अंगोरा की नस्ल की बकरियों से मिलती हैं, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। देखिए, कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट जो मुलायम बाल होते हैं, फर होते हैं, उससे बेहतरीन शोले बनाई जाती है, जिसको हम पश्मीना शॉल भी कहते हैं। तो पश्मीना शॉल भी अगेन बकरी से मिलती है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, पश्मीना शॉल भी बकरी से बनेगी और अंगोरा ऊन भी बकरी से बनेगी। चलो ये देखो भाई, ये आपकी अंगोरा बकरी जिससे अंगोरा की ऊन निकलती है, और जो आपकी जम्मू कश्मीर की बकरियां होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। चलिए जी, अब ऊँट का हम डिस्कस कर लेते हैं। ऊँट के बाल भी आप ऊन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ प्रजातियां मिलती हैं जिनका यूज़ किया जाता है ऊन बनाने में, वो है लामा और एल्पेका। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लामा और एल्पेका किसकी प्रजातियां हैं जो ऊन बनाने में यूज़ होती है। ऊँट की प्रजातियां मिलती कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। तो यू कैन सी, ये लामा है एंड ये एल्पेका है। ठीक है, लामा एंड एल्पेका। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा
आ जाता है क्वेश्चन, सॉरी, क्या हमको डिस्कस करना है, रेशो से ऊन तक। अब देखिए, रेशो से ऊन तक बेसिकली मतलब ये है कि आप रेशो से ऊन कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, भेड़ पालन बेसिकली कहाँ होता है, पूरे इंडिया में होता है, उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल बोलो आप, पहाड़ी क्षेत्र, ये सब। तो वहाँ पे क्या होता है कि भेड़ें लेके जाते हो आप, उसको चराया जाता है, चरने जाती है भेड़ें, शाकाहारी खाना पसंद करती हैं और घास पत्ती खा लेती हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, किस तरीके से जो रेशे होती है उससे निकाला जाता है, बेसिकली प्रोसेस क्या है। सबसे पहला जो चरण है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतार लिया जाता है, इसको बोलते हैं ऊन की कटाई हिंदी में। पहला चरण ऊन की कटाई, जिसको इंग्लिश में आई थिंक शेयरिंग बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है, पहला प्रोसेस। जैसे, और इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी हल्की सी खाल भी निकलती है और बाल भी निकलते हैं। जैसे आपके सर से जब बाल निकालते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, भेड़ों की कुछ नस्लें हैं, ये भी आप देख सकते हो। जैसे लोही नस्ल है, ये राजस्थान पंजाब में पाई जाती है, पूछ लेते हैं। रामपुर बुशियार है उत्तर प्रदेश हिमाचल में। नाली, इससे गलीचे की ऊन मिलती है, राजस्थान हरियाणा पंजाब। बाखरवाल जम्मू कश्मीर, मारवाड़ी गुजरात, पाटनवाड़ी गुजरात, देख सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन भी। ठीक है, सेकंड प्रोसेस हमारा है, देखिए, बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। अगर आप सर्दियों में भेड़ों के शरीर से बाल निकाल लेंगे तो उनको फिर ठंडी महसूस होगी, इस वजह से गर्मियों में भेड़ों के शरीर से बाल निकालते हैं। जब आपने बाल निकाल लिए हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, उन बालों को अच्छी तरह से धोओगे। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर धोया जाता है, जिससे कि उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम अभिमार्जन कहते हैं हिंदी में। फिर क्या होता है, जब आप धो देते हो उसके बालों को, उसके बाद आप उसमें से जो पतले रोए होते हैं उनको अलग करते हैं। ठीक है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, रोमिल और रोएदार बालों को अलग किया जाता है, कारखानों में भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर हम करते हैं, बालों को सुखाते हैं, छोटे छोटे बाल आपको मिल जाते हैं, जिनको बर कहते हैं अल्टीमेटली। और इनको फिर धो के सुखा लेते हैं और इन्हीं से आपकी ऊन आगे बनाई जाती है, बर से। ठीक है, और फिफ्थ चरण है कि जब आपकी ऊन मिल जाती है, बर आपको मिल जाते हैं, उसके बाद उसको रंगा जाता है, डिफरेंट कलर करे जाते हैं। ऊन पे आपको कलर कर दिया, कलर करने के बाद सबसे लास्ट जो चरण है उसको रीलिंग कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको रीलिंग ही कहा जाता है। अब इस रीलिंग का मतलब क्या है, रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 चरण में बेसिकली पूरा होता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला चरण है, रिवाइज करा दूँ आपको, शरीर से ऊन को निकालना है, एक मतलब जिस भी सहायता से आप निकालेंगे। ठीक है, सेकंड है, आपको उनको धोना है, जो बाल है, ताकि उसकी जो वो गंध है वो निकल जाए। फिर क्या है, उसके बाद आपने सब बालों को धो दिया, उसके बाद आप उसमें से जो आपके रोएदार बाल हैं उनको अलग करेंगे और उनको कारखानों में भेज दिया जाएगा। चौथे चरण में बालों को, हाँ, बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे और भी ज़्यादा छोटे छोटे, एक रोएदार आपने थर्ड चरण में अलग किया, उसके बाद इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे और ज़्यादा कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लेते हैं, जिनको हम बर कहते हैं। और इससे इन बरों को फिर से आप धोते हो, फिर से इन बरों को सुखाते हो, तो धोने का काम 2 बार चलता है। और फिर इसकी रंगाई करी जाती है और लास्ट में इसको रीलिंग प्रोसेस के द्वारा धागों में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको देखनी है, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसे सोर्टर्स रोग भी कहते हैं। देखिए, किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसके द्वारा सोर्टर रोग होता है, जो लोग कारखाने में काम करते हैं। देखिए, कारखानों में काम करते हैं जो लोग, अब भेड़ के अंदर एंथ्रेक्स जीवाणु होता है, तो उनको वो प्रॉब्लम, उन लोगों को भी वो जीवाणु प्रॉब्लम दे सकता है, बैक्टीरिया प्रॉब्लम दे सकता है। और सोर्टर्स इसको इसलिए कहा जाता है रोग को, बेसिकली जब आप सोर्टिंग करते हो, सोर्टिंग का मतलब होता है एक अच्छा चीज़ छांटना, और जैसे मैंने आपको बोला कि अभिमार्जन जिसको कहा जाता है, इसको इंग्लिश में सोर्टिंग ही कहते हैं। तो इस दौरान जब आप अपने हाथों से आप ऊनें अलग करते हो, धोते हो, तो वो बैक्टीरियाज आपके हाथों पे लग जाते हैं, ये सब है ना।
तो इस वजह से वो रोग हो जाता है, तो सोटस रोग भी इसको कहा जाता है। तो ये हम अपने पढ़ा ऊन के बारे में। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेशम के बारे में, जिसको सिल्क कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो ये कि रेशम पालन या सिल्क का प्रोडक्शन क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। ये आपको ध्यान रखना है। अब है रेशम कीट का जीवन चक्र। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से रेशम का निर्माण होता है। देखिए अब ये कहानी जैसी है, इसको आप पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, कहानी कहानी होती है, कोई आसान से समझ में आ जाएगी। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर कहलाते हैं। ठीक है, अंडे देने के बाद अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कहलाता है। नेक्स्ट स्टेज होती है प्यूपा कैटरपिलर की। ठीक है, तो अंडे से बना कैटरपिलर, कैटरपिलर से बना प्यूपा, 3 स्टेज आपने पढ़ी। अब देखते हैं होता क्या है। अब जो कैटरपिलर होता है बेसिकली वो क्या करता है, हाँ, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान पर बने रहने में सहायता करता है। फिर वह अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। देखिए होता क्या है कि हमने बताया कि अंडे दिए फीमेल ने, फीमेल जब अंडे देती है उसके बाद आपका बन गया कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या करता है कि अपने सर को 8 की आकृति में चारों तरफ घुमाता है और अपने चारों तरफ वो एक प्रोटीन का जो है एक पदार्थ सिक्रीट करने लगता है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है, यही आपका होता है कोकून, जिसको हम कोकून कहते हैं, और इसी कोकून से निकलता है रेशम। तो जो कैटरपिलर होता है अपने चारों तरफ इस तरीके का एक आवरण बना लेता है, गोल गोल धागों से लिपटा प्रोटीन का बना हुआ, जो कि सूख करके कड़क हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कोकून। तो बाकी का जो विकास होता है कैटरपिलर का वो उस कोकून के अंदर होता है। चलिए, रेशम के और इसी कोकून से बनते हैं रेशम। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है, ये सबको पता ही है। रेशम, अब ये देखिए, रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। इससे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धागा होता है रेशम का, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि जो धागा है मजबूती के ऑर्डर में आपको लिखना है या कौन सा सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेशम का धागा होता है वो स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट आप ये देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का है आपकी रेशम। ये इसने अंडे दिए, उसके बाद ये कैटरपिलर बन जाएगा। फिर कोकून कुछ इस तरह का होता है गोल गोल, और कोकून में इस तरह से बाकी का विकास होता है। आगे हम पढ़ लेते हैं रेशम का जीवन चक्र में है क्या। अब देखिए, रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। अब आपको पता है हर स्पीशीज़ की कोई ना कोई वैरायटी होती है, तो रेशम के कीड़ों की भी कुछ वैरायटी होती है। तो अलग अलग तरीके हैं जो काफ़ी अलग अलग एक दूसरे से दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रूक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। हर स्पीसीज जो होती है रेशम की वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे कि टसर रेशम, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पीशीज रेशम की हैं, तो टसर रेशम आपको ध्यान रखना है, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये 3 तो नाम आप याद रख ही लो। तो ये सब रेशम के कीड़ों की वैरायटी है। ठीक है, सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, लचीले होते हैं, जिनको सुंदर रंगों में रंगा जाता है। तो रेशम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो कुछ उसमें स्पेसिफिक है नहीं। अब ये तो हमने एक जीवन चक्र पढ़ा। अब ये देखते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है सेरीकल्चर, अगर आप इसको एक कमर्शियल तरीके से करें, मतलब एक पैसा कमाने के पर्पज़ से इसको आप बनाएंगे, तो बेसिकली कैसे बनाएंगे। तो अब आप देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस होता है। रेशम कीड़ों का पालन अगर आपको करना है प्रोफेशनली, कमर्शियली, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, उद्योग के रूप में। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़ों की पट्टियों अथवा कागज पर इकट्ठा करके, ठीक है, रेशम के कीड़ों को जो पालक है उनको बेच देते हैं। ठीक है, अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म किया जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाता है। अभी हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, आपने ताप पर गर्म करा और फिर उससे लार्वा निकल गया। ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, बिकॉज वो जो लार्वा होता है ना वो पत्तियां खाता है। लार्वा जो कि कैटरपिलर अथवा रेशम का कीड़ा है वो दिन रात खाते रहते हैं, इसलिए शहतूत की पत्तियां जब नई नई आती है तब ये कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक है,
और खाने के बाद वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसलिए जो शहतूत की ताज़ा कटी हुई पत्तियों के साथ आप एक लार्वा को छोड़ देते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका शहतूत, शहतूत की पत्ती, और ये आपका अंडा है। अंडे को आपने एक रूम टेम्परेचर पे रखा और उससे आपने लार्वा निकालवा दिया। लार्वे को आपने रख दिया एक ट्रे में शहतूत की पत्तियों के साथ। लार्वा खाएगा शहतूत, जिस लार्वे को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। शहतूत खाने के बाद लार्वा क्या करेगा वो हमको देखना है। उसके बाद क्या करते हैं, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं एक पॉइंट के बाद, और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। फिर कैटरपिलर क्या करता है, कोकून बना लेता है अपने चारों तरफ। अब हम क्या करते हैं, अब हमको वो कोकून होता है उसको उबालना पड़ता है पानी में, तब उससे बनता है रेशम। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही पूरी तरीके से हमें कोकून के अंदर में रेशम के कीड़े को विकसित नहीं होने देना है। उससे पहले उसको पानी में उबाल लिया जाता है, आपके कोकून को, या फिर उसको भाप में रख दिया जाता है, और इस तरीके से तो रेशम जो हमारा है वो अलग हो जाता है। इसको भी अगेन वही कहते हैं, धागा जब निकालने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रेशम की रीलिंग। जैसे हमने उसकी बात करी थी, ऊन की बात करी थी, तो ऊन में भी हम धागा जब ऊन का निकालते थे उसको कहते थे ऊन की रीलिंग, तो उसको कहते हैं हम रेशम की रीलिंग। चलिए बस यही है, तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आपने ये सब पढ़ा भी होगा। अब जरा एक स्टोरी पढ़ लेते हैं छोटी सी, रेशम की खोज कैसे हुई, पूछा कुछ भी जा सकता है इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है हमको। एक प्राचीन चीनी किवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द एक कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। तो इसी तरीके से माना जाता है जो रेशम का जो उद्योग है वो चीन से स्टार्ट हुआ, ऐसा सोचते हैं लोग, ठीक है। बाद में स्टीरो व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसको आज भी सिल्क रूट कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि रेशम का ओरिजिन कहाँ माना जाता है, तो चाइना माना जाता है। बस यही चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, पूरी देखा कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।